यूपी स्पेशल की क्लास में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। मित्रों सुप्रभात। जैसा कि हमने कहा था कि प्रभात बेला में उत्तर प्रदेश के आप सभी रहने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास मिलने जा रही है, तो आप सभी लोग अपनी क्लास को बड़े ही तन्मयता के साथ शुरू करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इस क्लास में आप प्री और मेंस दोनों लेकर के चलेंगे और ये क्लास आपके उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें आपका यूपी पीसीएस 2023, 24, 25, 26 सब रहेगा इसमें। इसके अलावा फिर आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जुडिशरी के लिए, पीसीएस जे के लिए और आपके बीईओ आगामी परीक्षा के लिए, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एसएससी की सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें यूपी स्पेशल एक बड़ा टॉपिक होता है। आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं और इस कथन के साथ शुरुआत करते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। आप किसी पर निर्भर मत होइए, आप अपने भाग्य का निर्माण कीजिए और प्रतिदिन अपने आप को नव निर्माण के दशा से गुजारिए। जो भी कमियां हैं, कमियों को सुधारिए और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं यूपी स्पेशल। हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से हम लोग शुरुआत करेंगे और ये इसमें हम आपको बताएंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो फैक्ट्स है वो क्या होगा, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होगा और एक समसामयिकी, एक यूपी स्पेशल के करंट के मुद्दे पर डे आपके साथ रहेंगे। करंट अफेयर्स प्रत्येक दिन का रहेगा आपका। एक मुद्दा प्रतिदिन का रहेगा इस संक्षिप्त क्लास में। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपने प्राचीन समृद्धता को लाने की ओर अग्रसर है। तो ये उत्तर प्रदेश अपने शासन और प्रशासन की शुरुआत कहां से करता है, हम लोग आज वहीं से शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्राचीन क्या रहा है, अभी इतिहास नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हम उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक स्वरूप जो आज हमारे सामने है, उस प्रशासनिक स्वरूप की शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई। जब हम इतिहास के झरोखों में देखने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन, तब ये कहां से दिखाई पड़ता है, तब ये दिखाई पड़ता है वहां से नहीं जहां से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। अगर आप आधुनिक इतिहास की बात करें मित्रों, तो जानते हैं आधुनिक इतिहास जो लिपिबद्ध किया गया वो तो आपके 16 महाजनपद के काल से शुरू होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जो इतिहास के झरोखों में यहाँ के शासन और प्रशासन की शुरुआत कहां से आती है, पाषाण कालीन सभ्यता से आती है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता, अगर आप ताम्रपाषाण काल को अगर आप लेकर के चलें, तो ये उत्तर प्रदेश का वह भाग ही है जहां से सभ्यताएं जन्मी, फली और फूली। तो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन इतना नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। आप जानते हैं कि जिस सिंधु घाटी सभ्यता को हम आज मानते हैं कहां, आज मानते हैं हम आपके पाकिस्तान में। पाकिस्तान उस समय भारत का ही भाग था। तो वहां तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में फल फूल रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी छोर था और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी छोर है, वहां ही उसके निशान देखे गए। अर्थात आप देखते हैं मेरठ, सहारनपुर में, वहां से, और वही नहीं, उसके बाद फिर ताम्रपाषाणीन की बात अगर आप करें तो आप जानते हैं मिर्जापुर, बेलन घाटी, सोन नदी, ये सब कितनी प्राचीन है। तो उत्तर प्रदेश की प्राचीनता स्वयं सिद्ध है। उत्तर प्रदेश की प्राचीनता के बारे में किसी को कोई भ्रम ही नहीं होना चाहिए, कोई संदिग्धता ही नहीं होनी चाहिए।
तो आते हैं उसी की शुरुआत करते हैं मित्रों। ये उत्तर प्रदेश जो कभी ब्रह्मर्ष देश के रूप में जाना जाता था, कभी मध्य देश के रूप में जाना जाता था। आप देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 में प्रश्न पूछा गया, 2021 में पूछा गया यही से, तो यहां से प्रश्न बन रहा है। पूछा गया कि हालांकि ये तो इतिहास का संदर्भ हो जाता है कि कुल कितने महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? 8 महाजनपद देखे जाते हैं। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश का इतिहास शुरू होता है और उत्तर प्रदेश का शासन और प्रशासन शुरू होता है। उत्तर प्रदेश को जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात हम यहां से सबसे पहले करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नामकरण हम चर्चा करेंगे। यूपी का नामकरण, अब यहां से प्रश्न बन गया, अगर हम देखें तो वैदिक काल में यानी ऋग वैदिक काल की हम बात करें, उत्तर वैदिक काल की बात करें, तो इसमें किस नाम से उत्तर प्रदेश को जाना जाता था? नाम दे दिया गया मध्य देश, मध्य प्रदेश, मध्य देश, मध्य प्रदेश, पूर्व प्रदेश या पांचाल क्षेत्र, इस तरीके से। तो वैदिक काल में हम इसको उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करें तो इसको 2 नामों से जाना जाता था। ये नाम था वैदिक काल में अगर हम देखें तो वैदिक काल में इसको मध्य देश कहा जाता था, ऋग वैदिक काल में। और जब यहीं से शुरुआत हो गई थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक पहुंचते पहुंचते इसका नाम ब्रह्मर्ष देश होने लगा। ब्रह्मर्ष देश, तो ये तो वैदिक काल में इसका नामकरण हो गया। मतलब यहां से एक प्रश्न बन गया आपका, सीधे सीधे प्रश्न आ गया कि वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो मध्य देश हुआ करता था, ब्रह्मर्ष देश हुआ करता था। आप जानते हैं गंगा यमुना की जो पावन भूमि है, वो पावन भूमि कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में ही है। अगर 2000 से पूर्व की बात करें तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, और वो पूरा उत्तराखंड अर्थात आप देखते हैं जो हिमालय की गोदी में बसा हुआ उत्तर प्रदेश था, उसकी तो विलक्षण छटा अपने आप में देखने ही लायक थी। हालांकि उसका विभाजन हो गया, लेकिन फिर भी जहां से गंगा भी निकल रही थी, जहां से जमुना भी निकल रही थी, लेकिन गंगा और जमुना जब पहाड़ों से मैदानों में आती हैं तो मैदान का क्षेत्र कौन सा है? आप जानते हो वो उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश अगर आप उधर से देखोगे तो सहारनपुर से, इधर से देखोगे तो हरिद्वार से, यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और हरिद्वार दोनों का मैदानी क्षेत्र गंगा और यमुना के पावन कलरों का भू क्षेत्र है, जहां पर गंगा जमुना अपनी संपूर्ण छठाओं के साथ उत्तर प्रदेश को सिंचित करती हैं, अभिसिंचित करती हैं, अपने अमृतमयी जल से उत्तर प्रदेश को अभिसिंचित करती हैं और यहाँ के लोगों को जीवन दान प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सदैव से बना रहा है, बना रहेगा। जब तक पृथ्वी है, जब तक धरातल है और जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक उत्तर प्रदेश का ना भूगोल मिटने वाला है, ना इतिहास मिटने वाला है। इसके भूगोल और इतिहास को हम कहां से देखते हैं? मध्य देश और ब्रह्मर्ष देश से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें वैदिक काल के बाद हम करें तो उसके बाद आ जाता है महाजनपद काल आ जाता है। उसके बाद फिर आपका देखते हैं तो इतिहास में आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जो है आ जाते हैं। इसी के बीच में आपका देखते हैं तो महाभारत काल, रामायण काल सब आ जाता है। सबकी जन्मस्थली यही है। यानी उधर अगर आप रामायण की बात करें तो कौशल देश, क्योंकि इसको फिर कहा गया, वैदिक साहित्य में भी इसके नाम के इसका नामकरण ब्रह्मर्ष देश के बाद क्या नाम पड़ा? फिर इसका शतपथ ब्राह्मण में, यानी जो इसका उल्लेख किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण में इसका नाम क्या पड़ता है? कौशल देश पड़ता है। प्रश्न पूछ लिया गया यहां पर। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपका आता है कि शतपथ ब्राह्मण में इसको, जो आपका महाकाव्य काल है,
महाकाव्य काल, दोनों महाकाव्य विश्व की अमूल धरोहर है क्या? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जैसा साहित्य संसार में कहीं नहीं रचित किया गया है। आप जानते हैं मैक्स मुलर जैसे विद्वान आकर के और इस भारत की भूमि पर क्या हो गए? नतमस्तक हो गए। वैदिक साहित्य जो यही पर सृजित किया गया, पावन उत्तर प्रदेश की धरती पर ही रचा गया, ठीक है, उसका क्षेत्र कहाँ था? यही उत्तर प्रदेश ही था। अगर आप देखें तो कौशल क्षेत्र में, कौशल क्षेत्र में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और भगवान कृष्ण की जन्मस्थली महाभारत काल में आपका मथुरा वृंदावन, ये पूरा क्षेत्र, और कुरुक्षेत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र आपका पूरा हस्तिनापुर, दिल्ली के आसपास का पूरा क्षेत्र, कुरु राज्य का पूरा क्षेत्र, वो सब उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था। तो शतपथ ब्राह्मण में इसका नाम क्या रहा है? शतपथ ब्राह्मण में से कहा गया है कौशल देश के रूप में इसको जाना गया, उत्तर प्रदेश को। सदैव से ही राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि धन संपदा की दृष्टि से समृद्धि, सबसे समृद्ध कौन सा राज्य था आपका? अभी तक उत्तर प्रदेश ही चल रहा था। बस दक्षिण की सभ्यताएं और आपके पूर्व की सभ्यताएं, उत्तर की सभ्यताएं, ये सब इसी क्षेत्र से पल्लवित पुष्पित हो रही थी, यहां से निरंतर जुड़ी हुई थी। तो शतपथ ब्राह्मण में इसको कहा गया है कौशल देश के रूप में कहा गया है। इसके बाद फिर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 16 जो महाजनपद काल था, उस महाजनपद के 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे। अब ये राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश से हट करके कहां चला गया? अब चला जाता है पाटलिपुत्र चला जाता है। यद्यपि ये छोटे छोटे राजाओं का केंद्र बिंदु रहा, लेकिन क्षेत्र कहां चला गया? पाटलिपुत्र चला गया। पाटलिपुत्र पटना स्थापित होता है, उसके आसपास का क्षेत्र विकसित होता है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सदैव राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। गुप्त काल आता है, कन्नौज काल आप देखते हैं, कन्नौज उस समय समृद्ध होता है, थानेश्वर, कन्नौज, ये सब जो है कानपुर के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है समृद्ध होता है, फिर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में चलता रहा, जो हम लोग इतिहास के काल में देखेंगे वो अलग का विषय है। मध्यकाल की बात करते हैं, दिल्ली राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बना। तैमूर आपके ये जो आपके शासक थे, जो महमूद गजनवी आए, तो इन लोगों ने क्या किया? राजधानी दिल्ली को अपने राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया और फिर वहां से ये चलता रहा। फिर मुगल काल में आता है, फिर उत्तर प्रदेश केंद्र बिंदु बन जाता है, और क्या बन जाता है? आगरा। आगरा पूरे देश की राजधानी हुआ मुगल काल में। अगर आप देखें मुगल काल में आगरा राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा, और फिर आगरा से दिल्ली शाहजहां के काल में पहुंच गई राजधानी। फिर जो है औरंगजेब ये सब आए। इसी समय परवर्ती मुगल का काल आता है और उत्तर प्रदेश अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करता है। अर्थात मुगल काल, मुगल साम्राज्य से ये अपने आप में स्वतंत्र होता है और इसके स्वतंत्र राजनैतिक इतिहास की शुरुआत होती है, और उत्तर प्रदेश अलग होकर के क्या बन जाता? अवध प्रांत के रूप में अपना एक नया नामकरण करता है। इसका नया नाम पड़ता है क्या? अवध प्रांत बनता है। और 1722 ईस्वी में शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने क्या किया? अवध प्रांत अब आ जाता है, आपका अवध प्रांत आ जाता है। अवध प्रांत ये मुगल काल में मुगल शासन के अधीन एक प्रांत बना। हालांकि इसे अलग से स्थापित किया गया निजामुल मुल्क, ठीक है, इन्होंने स्थापित किया कब? 1722 ईस्वी में। 1722 में शहादत खान बुरहानुल मुल्क ने इसको 1722 में
अवध की स्थापना की। यहां से भी प्रश्न कई बार आया। और राजधानी क्या बनी? अवध प्रांत हुआ। इसका नामकरण क्या हुआ? अब अवध प्रांत पड़ता है इसका नाम, और स्वतंत्र अवध प्रांत पड़ता है, और राजधानी इसकी क्या बनती है? लखनऊ बनती है। तो ये लखनऊ अवध की एक स्वतंत्र शुरुआत थी अवध प्रांत की। और अब यहीं से अवध क्या बनता है? उत्तर प्रदेश की पहचान अवध क्षेत्र के रूप में होती है, अवध प्रांत के रूप में होती है। और एक तरीके से अब इसके राजनीतिक प्रशासनिक इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो आते हैं, देखते हैं आगे। इसको नोट करना चाहें आप लोग नोट कर लें। नोट कर लिए हैं? तो हम लोग चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिल्कुल फैक्ट्स की दृष्टि से ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण यहाँ पर बन रहा है। और हमने कहा कि एक एक प्रश्न आपको देंगे, थोड़ा थोड़ा लेकर के चला जाएगा। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश आपने देखा अवध प्रांत, इसका नामकरण हुआ 1722 में। अब अवध प्रांत के रूप में यह गतिशील था, ये चल रहा था। इसी समय आप जानते हैं कि मुगल शासक कमजोर होते गए, अवध के शासक भी, अवध के नवाब भी कमजोर होते गए, और यहाँ पर नवाबियत आ गई। और अब अवध प्रांत ये 1722 से 1836 तक रहा। 1836 में इसका नामकरण बदल दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ गया ये। 1836 तक रहा। अब अंग्रेजों का समय आ गया, और अंग्रेजों ने अवध प्रांत पर अपना अधिकार करना शुरू कर लिया, और इसका नाम बदल दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया ये। उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। इसमें दिल्ली भी इसी के अधीन हुआ करता था, दिल्ली से जुड़ा हुआ था ये पूरा प्रांत। 1836 में इसका नामकरण क्या हुआ? उत्तर पश्चिमी प्रांत हो गया। अर्थात उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत हो गई है। और 1836 से 1877 तक इसका नाम था ये। हालांकि इसी बीच राजधानी बदल दी जा रही है। आप देखेंगे राजधानी परिवर्तित होगा, लेकिन उसको हम अलग से बताएंगे। पहले ये उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात कर रहे हैं, राजधानी परिवर्तन अलग से देखेंगे। फिर 1877 से 1902 तक इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा। उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध एवं आगरा इसका नामकरण हुआ। यह आपका 1877 से 1902 तक इसका नामकरण था। आप देखेंगे कई किताबों में कुछ थोड़ा सा तिथि को लेकर के अलग अलग है, लेकिन ये बड़ा प्रमाणिक है। ठीक है, तो ये नाम हो गया। अगर आप देखोगे 1 2 3, ये हो गया 1902 तक। इसके बाद फिर इसका नाम बदलता है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनता है। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनता है ये, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बनता है। ठीक है, ये बनता है 1902 से लेकर के और 1937 तक ये नाम था। 1902 से लेकर के और 1937
1936 तक ये नाम था, 1936-37 तक। फिर फिर इसका नाम अब आगरा और अवध हटा दिया जाता है, अब इसका नाम आता है संयुक्त प्रांत बनता है। 1936 में इसका नाम बदला जाता है, इसका नाम हो जाता है संयुक्त प्रांत बनता है। उन्नीस सौ सैंतीस से 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक ये नाम था इसका। 23 जनवरी तक आप कह लो, 1950 तक ये नाम था इसका। और फिर इसका नामकरण अब क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। फिर इसका नाम होता है उत्तर प्रदेश। चौबीस जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नामकरण पड़ता है और उत्तर प्रदेश का अपना नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत से बन गया उत्तर प्रदेश, और इसलिए 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब, 24 जनवरी को मनाया जाता है। चौबीस जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया 24 जनवरी, ठीक है। तो ये तो रहा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास, अर्थात उत्तर प्रदेश के नामकरण की शुरुआत। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके यहां से एक प्रश्न बन जाता है। मैचिंग करने के लिए प्रश्न यहाँ दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि अवध उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम प्रचलन में रहा है, 4 नाम दे देंगे। इस तरीके से पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक नाम पूर्व में प्रचलन में रहा है, फिर दे दिए अवध प्रांत या उत्तर पश्चिमी प्रांत कब से कब तक था, ये दिया जा सकता है। और ये तो यूपी पीसीएस में पूछा ही गया, उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नामकरण कब किया गया, ये पूछा गया है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो मित्रों ये रहा उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित प्रश्न, और उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब यहां से मुख्य परीक्षा के प्रश्न क्या बन सकते हैं, आपको लिखना है 125 शब्दों में यहां से लिखना है मुख्य परीक्षा के लिए क्या प्रश्न बनेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा है ऐसे ही मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न यहाँ पर बनेगा, उसको आपको देखना होगा। फिर एक करंट अफेयर्स का मुद्दा आपको दे देंगे संक्षिप्त में। अब देखिए मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न जो होगा उसको नोट कीजिए। प्रश्न होगा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के ये प्रश्न यहां पर एक बना, 125 शब्दों में आपको लिखना है। 125 शब्द में यूपी पीसीएस मेंस के लिए हो गया, या फिर पीसीएस जे मेंस के लिए हो गया, और भी परीक्षाओं में जहां पर इस तरीके से रिटन एग्जाम पूछे जाते हैं वहां पर हो गया, या फिर आपकी अपनी राइटिंग स्किल भी यहां से बन गई। उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित इतिहास की विवेचना कीजिए, या उत्तर प्रदेश के नामकरण की चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले तो जब इसका आप आंसर लिखिएगा तो आंसर लिखते समय तो सबसे पहले तो आपको डायग्राम बेस आंसर करना होगा। एक बार आप इसको डायग्राम में ऐसे बना दीजिएगा। उत्तर प्रदेश नामकरण, 2-3 नाम जो आपको याद आए वहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर आप इसको लिखना शुरू कीजिएगा। इस तरीके से करके आप लिख करके और फिर आप इसका आंसर
125 शब्दों में, 100 शब्दों में, जो भी आपका हो सके यहां से आप लिखिएगा। तो एक तो प्रश्न आपका ये बन गया, इसी पर जो हमने समझाया बताया, यहां से आपका एक प्रश्न बन जाएगा। आते हैं एक मुद्दा करंट अफेयर्स का, आपको बता दें बड़े संक्षिप्त में, हालांकि इसकी हमने क्लास ली है, ये क्लास आपको एक सेपरेट स्पेशल क्लास भी मिलेगी। करंट अफेयर्स है, उत्तर प्रदेश के कितने, अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश के कितने महानगरों में या जनपद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, कुछ करंट अफेयर्स पर हम डेली चर्चा करते रहेंगे। करंट अफेयर्स क्या होगा, यूपी के कितने राज्यों में, कितने जिलों में, कितने महानगरों में, चाहे जिला आ जाए चाहे महानगर आ जाए, महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। कितने में लागू है, 7 में। 7 महानगर ऐसे हैं जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है, इसको हमारी एक डिटेल क्लास में देखिएगा। सबसे पहले वर्ष 2000 में लागू की गई थी, 2020 में लागू की गई थी। प्रायोगिक तौर पर 2 महानगरों में, कहां कहां, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मीन्स नोएडा, ठीक है। तो पहले तो लागू की गई लखनऊ और नोएडा में लागू की गई। गौतम बुद्ध नगर में 2 जिलों में, 2 महानगरों में। फिर 2021 में लागू की गई 2 महानगरों में लागू की गई। ये थे आपके कानपुर और वाराणसी। कानपुर और बनारस में लागू किया गया। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी क्या है, स्मार्ट राजधानी क्या है, नोएडा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है, कानपुर। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी क्या है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की, फिर आते हैं 3, 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस के दिन, 26 नवंबर 2022 को 3 महानगरों में, कौन कौन, ताजनगरी आगरा, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक राजधानी आगरा। फिर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी गाजियाबाद, गाजियाबाद में। फिर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की पौराणिक राजधानी प्रयागराज, जिसे कहते हैं क्या, किन नगरी के रूप में जाना जाता है प्रयागराज को, संगम नगरी। संगम नगरी प्रयागराज, ये तीसरा आपका होता है प्रयागराज, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से भी प्री के प्रश्न पूछ लिए गए। निम्नलिखित में से किन महानगरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कहां है, इन 7 महानगरों में, जो 7 महानगर जिले वाले हैं वहां पर लागू कर दी गई है। क्रम पूछा जाता है तो क्रम ऐसे रखिएगा, लखनऊ नोएडा एक साथ, कानपुर वाराणसी एक साथ, आगरा गाजियाबाद और प्रयागराज एक साथ। 3 चरणों में ये लागू की गई है। ठीक, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए देवप्रयागम के साथ, DPIS के साथ,
और हमारी रेगुलर क्लास करने के लिए आप हमारे DPIS ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और हमारे रेगुलर क्लास को प्राप्त कीजिए। UPPCS UPSC के लिए फाउंडेशन क्लास, इसके अलावा फिर आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की क्लास, और फिर मेंस के लिए आपको इंडिविजुअल क्लासेस जैसे GS सेकंड पेपर, GS थर्ड पेपर, GS फर्स्ट पेपर, GS फोर्थ पेपर, चारों पेपर की इंडिविजुअल क्लास आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको CSET के लिए आपको अंतर व्यक्ति कौशल, संप्रेषण कौशल के साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग की भी पूरी क्लास आपको प्राप्त होगी। DPIS ऐप को जरूर डाउनलोड करें और DPIS यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। सफलता आपके पास जरूर पहुंचेगी, जरूर आपको मिलेगी। आप भी उस उच्च स्थान पर जरूर पहुंचेंगे जहां पर आप अपनी इच्छाओं को लेकर के और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तो मित्रों, आपको इस प्रभात बेला में ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोग अपने दिन को पुरुषार्थ से सजाए संवारे रहिए और पुरुषार्थ की ओर अग्रसर रहिए, बढ़ते रहिए।